तो हे गाइज, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो भाई यह टेस्ट हमारा है ना, जो ये टेस्ट नंबर हमारा 3 है। लेकिन पीछे का जो हमने 2 टेस्ट किया है दोनों बायो का था। अभी तीसरा टेस्ट हमने जो स्टार्ट किया है वो पहला केमिस्ट्री का है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। जहाँ पे अगर मान लो थोड़ा सा अगर मैं फंस सकता हूँ, ऐसा भी हो सकता है पॉसिबल। और तुम भी अगर जहाँ पे फंसोगे वहाँ पे आप एनसीईआरटी को देख सकते हो, या तो वहाँ पे जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा उसको आपको ध्यान से समझना है। और ये जो पीडीएफ जो टेस्ट करवा रहा हूँ उसको मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड करता हूँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको सामने आ रहा है ना, मैचिंग का क्वेश्चन है। तो इधर देख लो, आपका एन है, एम एल एल और एम एस। तो यह क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न कि हम देखो जब क्वांटम नंबर पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे सिंपली क्या क्या पढ़ लेते हैं कि जो हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है उसमें क्या क्या होता है बस जान लेते हैं। लेकिन उसमें देखना छोटी छोटी लाइन एनसीईआरटी में लिखी है ना कि एन क्या बताता है हमको, ठीक, एम क्या बताता है, एल क्या बताता है। तो यह इंपॉर्टेंट है। अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो इसको आपको ध्यान देना है। सबसे पहले देखो, एन जो होता है ना, हम जानते हैं कि यह किसको बताता है, ये नंबर ऑफ सेल को बताती है। और नंबर ऑफ सेल जो होती है ना, नंबर ऑफ सेल जो होती है वह क्या करती है, नंबर ऑफ सेल जल्दी बताना। वह भाई ना साइज एंड एनर्जी बताती है, साइज बताती है और एनर्जी ऑफ आर्बिटल बताती है। तो ए का तो हमारा जाएगा 3 पे। ए का 3 देखो, हमारे पास 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक ऑप्शन ए और एक ऑप्शन ए। तो हमारा 4 नंबर और 3 नंबर तो हो गया खत्म। अभी हमारे पास 50-50 का चांस है। तो अब हम सोचो कि एक और मिला देंगे तो हमारा आंसर आ जाने वाला है। एल जो हमारा होता है, हम क्या जानते हैं एल के बारे में, ये नंबर ऑफ सब सेल को बताता है ना। और सब सेल जो होती है ना, वो हमारी शेप बताती है ऑर्बिटल की। क्या बताती है? ऑर्बिटल की शेप बताती है कैसी होती है। तो सी जाने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर 4 पे। तो सी ऑप्शन नंबर 4 पे अगर जाएगा तो देखो, सी का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे सी में ऑप्शन फर्स्ट दिख रहा है। तो कहाँ पे हम जाएंगे? ऑप्शन नंबर सेकेंड पे। देखो, मैचिंग क्वेश्चन हमेशा आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, सारे ऑप्शन को नहीं मिलाना है। देखना, अगर जो हमारे नीट में क्वेश्चन आते हैं ना, नीट के जो हमारे क्वेश्चन आते हैं भाई, विश्वास करिएगा आप, अगर आप पहले से अटेम्प्ट देते आ रहे हैं या तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रखे हैं पिछले 3-4 साल के, तो मैक्सिमम ज़्यादातर तो एक ही ऑप्शन अगर हम मिला देंगे तो बन जाता है। लेकिन एक से अगर 2 ऑप्शन भी अगर आपको मैचिंग का पता है ना, तो क्वेश्चन बन जाने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आपको ज़्यादा मतलब वैसे टेंशन वाला लेके फील नहीं करना है, आराम से करना है कि जैसे क्वेश्चन आए सोच लेना है कि क्वेश्चन हमसे बन जाएगा ना। तो यह क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। चलो आओ यह क्वेश्चन पे। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा इसको। व्हेन जिंक, जो जिंक होती है इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से, मतलब कि HNO3 से, तो हमें गैसियस प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है इसमें से? N2O मिलेगा कि NO2 मिलेगा, NO मिलेगा या N2 मिलेगा? तो पहले तो यह रिएक्शन हमें पता होनी चाहिए ना कि यह रिएक्शन हमारे सामने क्या होती है। देखो, मैंने इस रिएक्शन से पहले ही लिख के लाया था। तो यह देखना है यहाँ पे ध्यान से, यह जो रिएक्शन आपकी है ना भाई, इंपॉर्टेंट है कि अगर हम जिंक की रिएक्शन करवा रहे हैं किससे, HNO3 कॉन्सेंट्रेट है, तो ये कितने मालिक्यूल इसका हमने लेना होता है? 4 मालिक्यूल लेना होता है ना। तो हमको क्या मिलती है? ZnNO3 का होल ट्वाइस। लेकिन हमको यह नहीं चाहिए, पूछे क्या हमसे गैसियस प्रोडक्ट हमको क्या मिलने वाला है। तो गैसियस प्रोडक्ट हमको मिलता है 2 मॉलिक्यूल NO2 ना, 2 मॉलिक्यूल क्या मिलता है? NO2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आने वाला है? ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका आने वाला है ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 ना बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ईजी होता है। केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है लेकिन बहुत ईजी होता है। यहाँ पे देखो क्या करना है ना हमको। सबसे पहले तुम यह बताओ कि जो जिंक होता है, सॉरी, जो जीनॉन होता है, यह हम जानते हैं कि नोबल गैस होती है। इतना हमें पता है कि यह इनर्ट गैस होती है। और जितनी भी इनर्ट गैसेस होती हैं उनका जो ऑक्टेट होता है कम्प्लीटली फुलफिल होता है। ऑक्टेट कम्प्लीटली फुलफिल मतलब कि मैं जीनॉन को कैसे लिख सकता हूँ? 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4 लोन पेयर, मतलब कि पूरा पूरा भरा होगा। अब हमें पहला दिया है XeF6, ये दिया ना पहला XeF6। तो XE को हमें रहने देना है और F में 6 मतलब 6 F ऐड करना है। तो देखो यहाँ पे एक मैं F ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। जब हम 6F को ऐड करेंगे तो एक लोन पेयर हमारा रह जाएगा। तो हमने यह पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ रखा तो मेरे से सुन लेना कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर की वैल्यू कितनी आती है। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की वैल्यू 2 आती है तो हम बोलते हैं कि भैया ये sp हाइब्रिडाइजेशन है। अगर सिग्मा और लोन पेयर को मिलाने के बाद वैल्यू 3 आती है तो बोलते हैं हम sp2। अगर 4 आती है तो हम बोलते हैं sp3। अगर 5 आती है तो बोलते हैं हम क्या? sp3d। 6 आती है तो बोलते हैं हम sp3d2।
अगर 7 आती है तो बोलते हैं sp3d3। तो यहाँ पे कितनी आ रही है देखो, 6 तो हो गया हमारा सिग्मा और एक हो गया लोन पेयर, कितना आ रहा है 7। 7 आने का मतलब हमारे कौन सा आ रहा है sp3d3। और sp3d3 जो होता है ना, इसका स्ट्रक्चर बनता है, सीधे आपको ध्यान देना होता है, वह बनता है आपका डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। कैसा बनता है? डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो ए का हमारा जाने वाला है ऑप्शन नंबर, ए का जाने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर 4। अब देख लो भाई, एक ऑप्शन से क्वेश्चन बन गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? आगे आप मिला लेना जैसे हमने बताया है। ए का ऑप्शन नंबर 4 देखो, एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे हिसाब से, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। आराम से इसको आप कर लेना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ध्यान से इसको पढ़ते हैं फिर इसको अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहे हैं कि गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट हमको दिया गया है, एक असर्शन है, दूसरा हमारे सामने रीजन है। असर्शन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सोल्युबिलिटी ऑफ AgCl इज मोर इन Na3 देन इन प्योर वाटर। तो क्या स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है? पहले रीजन ही पढ़ लेते हैं। अमोनिया इज मोर पोलर देन वाटर। अमोनिया जो होती है ज़्यादा पोलर होती है वाटर के कंपेरिजन में। तो सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है, उससे पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि जो AgCl होता है ना, वो मोर सोल्यूबल होता है इन NH3 देन वाटर। पहला स्टेटमेंट सही था। एज इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स, क्यों? क्योंकि Ag जो होता है ना, Ag ये अमोनिया के साथ मिलने के बाद क्या बनाता है? एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होता है? देखो वो बनाता है हमारा ऐसे AgNH3 का होल ट्वाइस, यह कॉम्प्लेक्स बनाता है ना, मतलब AgCl अमोनिया के साथ क्या बनाता है? यह वाला कॉम्प्लेक्स। तो इसका जो सही जवाब आने वाला है, आई होप कि अभी तक तो आप लगा ही चुके होंगे। तो इसका देखो ऑप्शन कौन कौन सा दे रहा है। पहला दे रहा है कि ये असर्शन ट्रू, रीजन दोनों के करेक्ट नहीं, असर्शन दोनों करेक्ट नहीं, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। क्या आने वाला है? ऑप्शन नंबर 3। ये तो ट्रू है लेकिन रीजन इसका क्या है, इसका रीजन क्या है? फॉल्स है, ठीक। रीजन क्या दिए? अमोनिया इज मोर पोलर देन वाटर। नहीं, यह रीजन नहीं, रीजन यह है कि यह क्या बनाती है? कॉम्प्लेक्स बनाती है, यह वाला। आई होप कि समझे मैंने क्या बोला यहाँ पे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब कि 5 की। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से करना। 2 स्टेटमेंट हमको दिए हैं, दोनों बस बताना है कौन हमारा सही है कौन गलत है। पहला दिए हैं कि एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 95 इज ए ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 39 इज अ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है ना। तो देखो जो हमारा 39 है, 39 यह किस में आएगा? यह आएगा आपका डी ब्लॉक में। किस में आएगा? ये 39 जो आएगा कहाँ पे आएगा? डी ब्लॉक में। आई होप आपको पता होगा कि डी ब्लॉक में कैसे आएगा। देखो हमारा डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है? ये होता है हमारा ग्रुप नंबर 3 से 12 तक जाता है, ठीक है ना। पहला मतलब हमारा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, ये हमारा स्कैंडियम होता है स्टार्ट तीसरे ग्रुप से, और यहाँ पे निकल, कॉपर, जिंक होता है ख़त्म। तो डी ब्लॉक के अंदर हमारा आ जाएगा 39, और 39 डी ब्लॉक का है, तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे भैया यह ट्रांजिशन एलिमेंट है। 39 को हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हमारा जो 92 वाला है, 92 वाला, इसको हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट बोलते हैं। यह तो करेक्ट है। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनियम। यह तो करेक्ट है। लेकिन यह जो हम 39 को यह बोल रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव हम किसको बोलते हैं? ये हम बोलते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को, ठीक है ना। लेकिन यह है क्या? 39 वाला, यह यहाँ पे है ट्रांजिशन। तो स्टेटमेंट सेकेंड तो गलत है, फर्स्ट हमारा करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? फर्स्ट करेक्ट, सेकेंड इनकरेक्ट। तो मेरे हिसाब से तो इसको 5 का ऑप्शन नंबर 3 आना चाहिए, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। आई होप कि समझ भी गए होंगे। देखो जहाँ पे आपको दिक्कत होगी ना, प्लीज़ बताना। मैं ऐसा कोई टीचर नहीं है जो आपको मैं समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। आप मेरे से अच्छे जान सकते हैं, आपको मेरे से अच्छे नॉलेज हो सकती है। देखो जहाँ पे मैं फंस रहा हूँ, मैं खुद सोल्यूशन को देख के ही आपको सोल्व करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम पूरा हर चीज़ मुझे आ ही रहा है। जहाँ पे आपको लगे कि भैया आप यहाँ गलत बता रहे हो, तो तुरंत आप कमेंट में हमें समझा सकते हो ना, लेकिन प्यार से, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा ज्ञानी बन के, प्यार समझाने कि भैया आपने यहाँ पे गलत बोला है, ठीक है ना। क्योंकि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इसको कि हो सकती है गलती। हाँ, आंसर नहीं गलत लगाऊंगा, एक्सप्लेनेशन में कहीं ना कहीं मैं गलत कर सकता हूँ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैज द मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले हमें आयोनाइजेशन एनर्जी को आप समझाइए किसे कहते हैं। मेरे हिसाब से आयोनाइजेशन एनर्जी हम उसे कहते हैं
आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ती है उसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ना। तो इसमें से बताना है किसकी मैक्सिमम होगी। तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसको हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर निकालने के लिए। तो इसमें से ज़्यादा स्टेबल देखो कौन है, ये हो गया हमारा नियोन। ठीक है ये। तो क्वेश्चन नंबर 6 का देखो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका आएगा ऑप्शन नंबर 3। रीजन इसका दे रहे हैं कि पी इस किसका बन रहा है। देखो नियोन होता है हमारा 10 कितने होता है नियोन 10 2 12 13 14 15, ये फॉस्फोरस बन रहा है ना फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस हैज मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी एमंग द फॉलोइंग। देखो सबसे पहले देख लो कौन क्या क्या है। तो ये हो गया हमारा 10 11 12 13 सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम। ठीक, ये होगा जो एल्यूमिनियम सल्फर फास्फोरस। ठीक, और ये हमारा क्या हो गया भाई जल्दी बताओ 4 नंबर क्या है हमारा, कितना बन रहा है आर्गन 18 10 28 29 30 18 10 28, ये 33 आ रहा है 33, पता ना मुझे एलिमेंट याद नहीं आ रहा। तो ये हमारे सामने आ रहे हैं। तो इसमें कैसे आ रहे हैं हम नीचे, फास्फोरस सल्फर हाँ। तो ऐसे अगर हम नीचे आएंगे, नीचे आते समय हमारी ये जो हमारी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज करती है ना, डिक्रीज करती है। तो नाइट्रोजन है नहीं, तो फास्फोरस और सल्फर इधर जाते हैं तो हमारी क्या करती है, घटती है। तो इन दोनों में से फास्फोरस ज़्यादा होगा। ठीक, देखो आंसर तो हमारा यही आएगा। मैं रीजन एक बार पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना। आप बोल रहे हैं ना कि फॉस्फोरस हैज मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी एमंग द फॉलोइंग एज मूविंग टू टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप आयोनाइजेशन इंक्रीज। अगर हम जब टॉप से नीचे आते हैं तो आयोनाइजेशन हमारी क्या होती है, डिक्रीज करती है। इसलिए हमारा जो इन ग्रुप में जो फॉस्फोरस है ना सबसे ऊपर आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आया है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा आप फंसे होगे, लेकिन मुझे तो पता है मैं ही फंसा हूँ, तुम तो कर ही चुके होगे। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन। इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट है, ये तो बता ही दोगे। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट माइनस आर टी एल एन क्यू, डेल्टा जी आर टी एल एन के, डेल्टा जी माइनस आर टी एल एन के। तो 7 का जो करेक्ट आंसर आने वाला है ना वो पहला ही हमारा करेक्ट है। करेक्ट बताना था ना हमको, तो पहला ही यहाँ पे हमारा क्या है, करेक्ट है। अब यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड में थोड़ा सा लिख देता हूँ ना, क्योंकि ऐसा ना हो कि एकदम में अगर यहीं पे बात कर दें वो किसकी, एट इक्विलिब्रियम, तो पता क्या करेंगे, उस कंडीशन में जो हमारा डेल्टा जी होता है वो कितना हो जाता है, 0। डेल्टा जी क्या हो जाता है, 0। और जो हमारा क्यू होता है वो हो जाता है के बराबर। तो हमारी इक्वेशन आती है डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। ठीक है ना, आर टी एल एन के, सॉरी एक मिनट जाती है। और यहाँ पे जो 4 इक्वेशन लिखे हैं यहाँ पे ये जी इक्वल टू लिखे हैं, लेकिन होना क्या चाहिए, जी नॉट इक्वल टू, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक, और यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है, बीच में होता है प्लस, यहाँ पे प्लस होता है लेकिन यहाँ माइनस लगा दिए, इसलिए गलत हो गया। और ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक ना, क्योंकि माइनस आता है कटने के बाद। तो हम देख चुके हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर आने वाला है वो आने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की। इसको सॉल्व करिए आप आराम से। क्या बोल रहे हैं कि 3 फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर पासेस थ्रू द, कितना कौन कौन सा है, CuSO4 AlCl3 AgNO3, और हाँ स्पीड बढ़ा सकते हैं आप, इन 3 डिफरेंस वेसल यूजिंग द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को हम यूज कर रहे थे। द रेशियो ऑफ मोल का रेशियो बताना हमको, कॉपर एल्यूमिनियम Ag डिपोजिटेड। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को हम बढ़िया सॉल्व करते हैं साइड में। इधर क्वेश्चन पढ़ चुके ना, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो क्या क्या है। 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी हमारे 3 फैराडे जब इलेक्ट्रिसिटी वेर द पास कर रहे हैं हम, ये मॉलिक्यूल के 3 डिफरेंट, तीनों वेसल्स हमारे अलग अलग हैं, लेकिन यूज कर रहे हैं जो प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड, उसका मोल का रेशियो बताना है सब में, कॉपर एल्यूमिनियम और Ag की। ध्यान से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आइए सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या करना होगा कि जो Ag होगा, Ag अगर हम इसको Ag प्लस, पहले अगर इसको हम 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा Ag।
ठीक है ना। तो फिर मैं लिखूंगा क्या, 3 फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है 3 मोल ना। अगर 3 फैराडेज अगर मैं लिखूँ तो 3 फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस कर रहा है कितना, 3 मोल्स ऑफ Ag जो कि सॉलिड है। दूसरे का अगर हम बात करें, दूसरे का जो कि Cu2+ है, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्या बनाएगा, कॉपर। ठीक है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, कॉपर बनाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, जल्दी बताना। यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 फैराडे प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल Cu। 2 फैराडे कितना कर रहा है, 1 मोल Cu। तो 1 फैराडे कितना करेगा, जल्दी बताना। तो 1 फैराडे करने वाला, यहाँ से यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ, 1 फैराडे करने वाला 1/2 मोल, 2 मोल Cu। लेकिन मुझे चाहिए कितने का, 3 मोल के लिए। तो अगर मैं 3 फैराडे का चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 3 मोल Cu। तो क्या लिख सकता हूँ, 3/2। ये तो समझ ही गए होगे। अब मैं आगे यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, जल्दी बताना। कि एल्यूमिनियम की बात करूँ, Al+3 होता है, अगर मैं इसको 3 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो ये क्या बना देगा, एल्यूमिनियम बना देगा। और मैं लिख सकता हूँ कि 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस कर रहा है 1 एल्यूमिनियम। वही मेथड यहाँ पर भी लगाएंगे, 1 एल्यूमिनियम। तो कितना कितना हमको मिल गया, देखना यहाँ पे। ये तो हमारा जो हमारा कंक्लूजन वाला है कि जो कॉपर के मोल, एल्यूमिनियम के मोल और Ag के जो मोल हमने निकाला है वो कितना है, कॉपर के कितने हैं, कॉपर के यहाँ है 3/2। ठीक है ना। एल्यूमिनियम कितना है, सबसे पहले कितना निकाला था, 2। नहीं, एल्यूमिनियम का अभी हमें निकाला कितना, जल्दी बताना। एल्यूमिनियम का 2 आया था ना। नहीं, एल्यूमिनियम का 1 आया ना, एल्यूमिनियम का एक और Ag सबसे पहले हमने निकाला था 3। तो अब हमें क्या करना है ना भाई, कितना निकल गया हमारा, 3/2 रेशियो, ये 1 है, देखना ये 1। इसको मैं मिटा कर 1 ही करने दूँ, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। ये कितना है, 1। पहले हमने निकाला है, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1। लेकिन मुझे इसको क्या करना है, सिंपल रेशियो में करना है। ये पता नहीं क्या फ्रैक्शन आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि सब में क्या कर देता हूँ, 3 से डिवाइड कर देता हूँ। नहीं, 3 से डिवाइड करने में भी गलत आ जाएगा, 2 से करता हूँ ना। सब में क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पूरे रिएक्शन में इधर में क्या कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई। तो यह बताना, यह 2 से 2 खत्म, तो बचेगा 3। यहाँ पे 2 एक नम 2, यह आ जाएगा 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 मतलब कि 6। तो 3:6 का रेशियो हमें यहाँ पे मिलने वाला है, 3:6 का रेशियो। तो 3:6 ऑप्शन नंबर 3:6 ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमें लग रहा है करेक्ट है। आई होप कि भाई ये क्वेश्चन आप समझे होंगे। मैंने पूरा एक एक स्टेप लिख लिख के बताया है, समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे दोबारा देखना वीडियो को, समझ जाओगे। और स्पीड अगर कम लग रही हो तो बढ़ा लो, ज़्यादा लग रही हो तो घटा लो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट हमको पढ़ना है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, देखो यह क्वेश्चन भी मुझे लग रहा है किसकी कहाँ से आने वाला है, आपका सॉल्यूशन से। यह कहाँ से था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, क्वेश्चन नंबर 8 था। इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, डेविएशन पढ़ा होगा, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो बोल रहे हैं कि पॉजिटिव डेविएशन की केस है किसके लिए, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर स्ट्रोंगर देन दोज बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। क्वेश्चन बढ़िया है, इसको ध्यान से पढ़ना है। पॉजिटिव डेविएशन की केस हमारे पास है। बोल रहे हैं कि राउल्ट्स लॉ, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है किसके किसके बीच में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो होता है बोल रहे हैं कि स्ट्रोंगर होता है किसके बीच में, सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच वाले में से। दूसरा पढ़ते हैं कि द सॉल्यूशन दैट शो कर रहा है लार्ज निगेटिव डेविएशन, अगर ज़्यादा निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ से, तो उसको हम मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट का एग्जांपल, उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप से बोलते हैं। या देखो जो एजियोट्रॉप्स होता है वो भी 2 टाइप का होता है, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। तो अगर हम निगेटिव की बात करें तो मैक्सिमम होता है कि मिनिमम होता है, यही बात हमसे क्वेश्चन में पूछी जा रही है। तो 9 क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ चुके होंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आने वाला है ना, वो आने वाला है ऑप्शन नंबर 4। क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर 4। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे है इनकरेक्ट, पहला क्या है इनकरेक्ट, दूसरा क्या है करेक्ट। मैं ध्यान से पढ़ूंगा, एक चीज तुम सुनना। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वीकर। सॉल्यूट पहला इन्होंने क्या बोला था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की हम बात करें ना, तो इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, क्वेश्चन में बोला इन्होंने स्टेटमेंट में कि यह होता है स्ट्रोंगर, जो कि हमारी है गलत बात, गलत बात। कैसा होता है, वीकर होता है, वीकर। तो इसलिए पहला वाला स्टेट हमारा क्या हुआ, गलत हुआ। दूसरा वाला इन्होंने जो भी बोला था कि निगेटिव डेविएशन बहुत ज़्यादा होगा, क्या बोला इन्होंने कि निगेटिव डेविएशन बहुत ज़्यादा होगा, वो केस किसकी होती है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप की।
ठीक है ना। तो ये वाला हमारी स्टेटमेंट सही है, ये वाला हमारी स्टेटमेंट गलत है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। द मास ऑफ CaCl2, द मास ऑफ CaCl2 जिसकी हमको आई दे दिए। आई क्या होती है, वांट ऑफ फैक्टर, आई दे दिए। डिजोल्व इन 3 लीटर, 3 लीटर डिजोल्व कर रहे हैं ऑफ वाटर सच इज द ऑस्मोटिक प्रेशर भी हमको दे दिए इतना। बताना क्या हमको, मास बताना है। तो बताओ कौन सा फार्मूला हम यहाँ पे लगाएं, एक बार सोचो। पाई इक्वल टू होता है CRT, लगा तो हम यही सकते हैं। पाई इक्वल टू क्या होता है, CRT। तो पाई हमको दे दिए, आर हमें पता है, टी क्या अच्छा टेम्परेचर भी दिए है ना, बढ़िया बढ़िया, टेम्परेचर भी दिए हैं। रुको पेन चेंज करने दो, बैकग्राउंड आवाज आ रही भाई, वहाँ पर जाना तुम, घर में बगल में कुछ बन रहा है। ये दे दिए हमको 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले केल्विन में चेंज कर लेते हैं ना। तो 27 में ऐड कर लेते हैं 273, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 300 केल्विन। अरे यार बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है, प्लीज़ मैनेज करना ना। कितना आ जाएगा, 300 केल्विन, 300 केल्विन। तो यहाँ पे हम रख देंगे, आर की जगह पे हम क्या रखेंगे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो हमारा आर है, यहाँ पे रखेंगे हम आर की जगह पे 0.082, 0.082 यहाँ पे रखने वाले हैं हम। रुकें गैस, रुक जाओ, रुकता हूँ इसको, फिर हमको 2 बार ऐड करना पड़ेगा। हाँ, और सी को, ये सी क्या है हमारा, सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। तो सी को देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना भाई, कॉन्सेंट्रेशन को मतलब कि मोलैलिटी, कैपिटल एम, दोनों बात सेम ही होता है। मोल कैपिटल एम होता है क्या हमारा, मोल ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम इन ए लीटर, ये होता है ना हमारा सिंपल सा। तो हमें क्या चाहिए, मास चाहिए ना। तो हमको यह तो दिए, कॉन्सेंट्रेशन दिए हैं कि नहीं, एक मिनट, कॉन्सेंट्रेशन दिए थे CRT। और इसमें अगर हमें हमेशा हर फार्मूले में को वांट फैक्टर आई पहले ही लगता है, ये तो पता ही होगा आपको। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मोल पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना। मेरे को ये आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा, इसको बंद करने दो पहले।